वेलकम टू जिंदगी 360। आज हम आपके लिए पूरा शो ला रहे हैं लास वेगस से। एग्जैक्टली और हमारे पीछे आपको लास वेगस के होटल्स और कैसीनोज नहीं बल्कि जबरदस्त खूबसूरत पहाड़ नजर आएंगे। वो इसलिए क्योंकि आज का शो इज गोइंग टू बी फुल ऑफ ऑसम आउटडोर एक्टिविटीज। एंड फर्स्ट ऑन द प्लेट इज एक्सोटिक कार रेसिंग। और उसके लिए हम आए हैं एक्सोटिक रेसिंग्स के ट्रैक पे हाई स्पीड कार्स चलाने और बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट करने। सो रेडी हो शनाले? वैसे सारा थोड़ा डर नहीं लगेगा? इतनी महंगी गाड़ियाँ चलाएंगे, इतनी तेज जाएंगी। ये है ना, इसके साथ हम कूल फील करेंगे। All right, welcome to Exotics Racing. तो शनाली, गाड़ी ड्राइव करने की तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है हमें, लेकिन आई थिंक उससे पहले थोड़ा सा ये पता करते हैं कि हमारी ऑप्शंस क्या हैं, यहाँ रेस ट्रैक पर कौन कौन सी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं। Exactly. और उसके लिए हम बात करेंगे जेफ कॉनर से। जेफ हैं यहाँ पर ट्रैक मैनेजर। जेफ, ये बताइए कि आपके पास क्या ड्राइविंग ऑप्शंस मौजूद हैं? आपके पास हमारे लिए किस तरह की कार्स हैं? Well, we have the largest fleet of cars. हमारे पास कार रेसिंग के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा गाड़ियां हैं। पोर्शे केमन से लेकर लैम्बोर्गिनी तक हर तरह की गाड़ी मौजूद है। ये लैम्बोर्गिनी सबसे महंगी है। हमारे पास निसान GTR और ऑडी R8 और कई फरारीज और बहुत सी लैम्बोर्गिनीज भी हैं। Lamborghinis as well. आपके पास कुल कितनी गाड़ियाँ हैं? We actually have 56 cars in total. हमारे पास कुल 56 गाड़ियां हैं और मेरा ख्याल है कि हमारे पास 18 मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियां हैं। That's pretty intense and these are a lot of these are ये सब लग्जरी कार्स हैं और बहुत महंगी हैं। आप लोगों पर कैसे एतबार करके उन्हें ये चलाने देते हैं? अगर सारा ड्राइविंग करना चाहे तो आप इस पर कैसे भरोसा करेंगे? That's tough. Well, we have an instructor next to you. आपके साथ हमारा इंस्ट्रक्टर होता है। गाड़ी चलाने से पहले आपकी उसके साथ एक क्लास होती है और वो आपको सब कुछ सिखाता है, और जब आप क्लासरूम से बाहर आते हैं तब भी वो आपके साथ होता है। इसकी मदद से आप अच्छे ड्राइवर बन सकते हैं। And I'm continuously... मुझे तो यहाँ खड़ी गाड़ियों में बहुत ही दिलचस्पी है। इनकी मजमूई कीमत क्या है? Total value? ये एक अच्छा सवाल है। मेरा ख्याल है कि इस जगह जो कारें मौजूद हैं उनकी मालियत $1 करोड़ है। Just these few, and then if you add your total fleet, Yeah. so millions and millions of dollars की गाड़ियाँ यहाँ पर हैं। और I think best दिखता भी justice है। उनके लिए- मुझे तो इन गाड़ियों की खुशबू से ही पैसे की खुशबू आ रही है। Exactly. और I think justice इन गाड़ियों के साथ तभी होगा जब हम इनको ड्राइव करेंगे, right? I know. So is it time for us to get our hands on the wheel? Oh yes, yes. Let's do this. Let's do it. Sarah, Okay, I'm yes. Jimmy. Nice I'll to be meet your you, instructor for Jimmy. the Ferrari 430. You ready to go drive? I am ready. Come on yes. out. All right, well, here's the seat belt. मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है, but let's see how much fun I can have. On the right side. And accelerate hard all the way down to the orange cone. Keep going, keep going. This is my favorite part now. Upshift. Good. Full throttle to that orange cone. Keep going, keep going. Good. Now let's keep going straight back to that cone, the green one. When we get here, that's that turning cone, we're going to turn the wheel all the way down to that apex. Go ahead and turn the wheel. Good. Right next to that red and white curve. Give me a little more throttle. Downshift on the left. Now we're going to get off the brake at that cone and turn all the way down to your right. Turn that wheel. मेरी जिंदगी की सबसे थ्रिलिंग राइड। It was just incredible. देखिए, ड्राइवर के साथ साथ जो साथ में बैठा है उसको भी हेलमेट पहनना पड़ता है सेफ्टी की वजह से। इसकी गाड़ी की स्क्रीचेस मुझे अंदर सुनाई दे रही थी। So I'm sure, yes.
मुझे बहुत मजा आया, गाड़ी इतनी तेज गई, मुझे टायर के जलने की बू आ रही थी अंदर बैठे हुए, और सीट में मैं एक जगह नहीं बैठी हुई, इधर से उधर गई, मगर बहुत मजा आया। आई एम वेरी हैप्पी आई गॉट टू डू दैट। लॉस वेगस के करीब इंसान और कुदरत के बनाए शाहकार देखने चलेंगे इस ब्रेक के बाद। गाइस, मैं आपको एक छोटी सी सीक्रेट बताने वाली हूँ। अगर आप गाड़ी में सारा जमान के साथ 20 मिनट से ऊपर बैठेंगे, चिप्स, और हमें डायरेक्शंस जीपीएस दे रहा है। वैसे सारा थोड़े से कंफ्यूज हुए मैं। अकॉर्डिंग टू दिस हम हूवर डैम पहुंचने वाले हैं करीबन 30 माइल में। आई एम वेरी एक्साइटेड, आई डोंट नो अबाउट यू। I know, I am very excited too. अच्छा, चिप्स खाना बंद करो। कभी एंजॉय मत करने देना मुझे। हम काम के लिए जा रहे हैं, बी प्रोफेशनल, ये सब काम रखो। के लिए जा रहे हैं, लेकिन जब भी लॉन्ग ड्राइव होती है शनाली सेट, मुझे वाकई चिप्स की या कुकीज की बहुत ज्यादा तलब अब होती है। कुकीज भी ऐड कर दिया लिस्ट में, इनको मैंने वेरी खा डिमांड ली, में। मैं हमारे कैमरा करने से पहले खा लिया था। सो हम हूवर डैम जा रहे हैं। इट्स अ मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग। It is. जबरदस्त जगह है देखने में, और जब बनाया गया था तब भी इट वाज अमेजिंग, और आज भी इतनी बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, आज भी बहुत amazing रेलेवेंट जगह है, बहुत मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग लाइक यू सेड। और मैंने तो सुना है कि इतना बड़ा है कि उधर अभी भी कंक्रीट इज ड्राइंग, अभी भी सूखा नहीं है कंक्रीट। एग्जैक्टली, क्योंकि उसकी जो बेस है वो ऑलमोस्ट 650 फीट वाइड है, और अमेरिकन फुटबॉल जिसका स्टेडियम थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का होता है, वो कहते हैं उस दो स्टेडियम अगर आप नेक्स्ट टू ईच अदर रखें ना, तो इतना वाइड है हूवर डैम अपनी बेस पे, लेकिन टॉप पे पता है कितना नैरो हो जाता है, 40 फीट के करीब। ये हमें इसकी डायरेक्शन मदद से दे रही है। हम पहुंच रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज हम 2-3 चक्कर लगा के जीपीएस के बगैर हम जा नहीं सकते। एंड ऑल्सो थैंक यू टू इलियास भाई, गाड़ी चला रहे। थैंक यू इलियास भाई, थैंक यू। और सर ये जगह वेगस, जब आप वेगस के अंदर होते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट एक फील है वर्सेस जब आप बाहर निकलते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे है तो वो इन द मिडल ऑफ द एक सेकंड रास्ता बताओ सर। कीप राइट टुवर्ड्स हेंडरसन। ओके, तो एक्चुअली इट्स अ गुड, कीप राइट टू हेंडरसन। सीधा जाके राइट लेना है। हम एक बार ऑलरेडी वी लॉस्ट आवर वे, हम गुम हो चुके हैं, तो वी आर फिगरिंग आउट कैसे पहुंचना है हूवर डैम। हालांकि इसका रास्ता बिल्कुल सही था, सीधा, but we managed to mess that up. But like you were saying, 1 miles. Turn right to merge onto I-215 east toward Henderson. समझ आए? हाँ, 215 ईस्ट लेना है। In 5.5 miles, continue on South Boulder Highway South. सारा हम हूवर डैम आ गए हैं। फाइनली दिस इज सच अ ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि बचपन से मैं हूवर डैम देखना चाहती थी। मैंने इतनी तस्वीरें इसकी इंटरनेट पे भी देखी हुई हैं। आई एम सो ग्लैड कि फाइनली मुझे ये देखने का मौका मिला है। और वेगस की स्ट्रिप और हूवर डैम का ये जो एरिया है, इतने मुख्तलिफ एक दूसरे से कि एक ही स्टेट में आपको बिल्कुल डिफरेंट तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। एग्जैक्टली, लास वेगस में चमक धमक, कैसीनोज, लाइट्स, और इधर नेचुरल वंडर में एक मैन मेड वंडर। अमेजिंग। तो थोड़ा और एक्सप्लोर करें इसको। करते हैं, चलो। चलो। सोनाली, तुम कहाँ हो? मैं हूँ नेवाडा में, तुम कहाँ हो? मैं एरिज़ोना में हूँ। अरे वाह, दिस इज सो कूल सारा। एक ही वक्त पर हम दो जगह हैं। एग्जैक्टली, ये डिवाइडिंग लाइन है बिटवीन नेवाडा एंड एरिज़ोना। और सिर्फ स्टेट लाइन ही नहीं डिवाइड करता, टाइम भी अलग है, टाइम जोन भी अलग है। तुम्हारे एक कितने बजे हैं? 1 घंटा। टाइम डिफरेंस है भाई, मेरे 3:30 हो रहे हैं। तुम बहुत लेट होती हो हमेशा। तुम्हारे सिर्फ 2:30 बजे हैं। ये बहुत टाइम है तुम्हारे पास। बाय।
thank you so much for talking to Voice of America. We really appreciate being here at the Hoover Dam. This dam is a marvel of human engineering even to date, even though it was built in the 1930s. Tell us a little about the history of this dam. Well, first of all, welcome to Hoover Dam. We had get about 1 million visitors. इस डैम को देखने हर साल तकरीबन 10 लाख लोग आते हैं। हमें खुशी है कि आप आज यहाँ आई हैं और ये डैम दुनिया के दूसरे लोगों को भी दिखाएंगी। जैसा कि आपने बताया कि ये डैम 1930 की दहाई में बना था और इसका बुनियादी मकसद सैलाब को कंट्रोल करना था, क्योंकि अमूमन दरियाए कोलोराडो में या तो बड़े सैलाब आते थे या फिर पानी बिल्कुल उतर जाता था। इस डैम के निचले हिस्से के काफी लोग काश्तकारी करना चाहते थे, इस वजह से ये डैम बनाया गया, जो फन्ने तामीर और अपने मकासद का एक नादिर नमूना है। मेरे ख्याल में ये दुनिया के खूबसूरत तरीन डैमों में से एक है। And also there's a lot that goes into the history behind how it was built. So much manpower, so much resources, everything. Tell us a little about that. There were about 5,000 workers here at its peak. And they would जब यहाँ तामीर अपने उरूज पर थी तो उस वक्त यहाँ 5,000 मजदूर काम कर रहे थे। यहाँ रोजाना 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन काम होता रहता था और साल में सिर्फ 2 दिन की छुट्टी दी जाती थी। क्योंकि ये अमरीकी कल्चर है, इसलिए छुट्टी के ये 2 दिन थे, क्रिसमस और यौम आज़ादी। And also when it comes to resources, so much went into building this dam. Tell us a little about that. well, hundreds of thousands of tons of concrete. इस डैम की तामीर में लाखों टन कंक्रीट इस्तेमाल हुआ और ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि 6 मुख्तलिफ कंपनियों को इसे बनाने के लिए अपने तमाम वसाइल यकजा करने पड़े। इस डैम की तामीर के लिए मुल्क भर से मजदूर यहाँ आए थे। उस वक्त यहाँ शदीद कसाद बाजारी थी और इस डैम से मुलाजमतों के बहुत से नए मौके पैदा हुए। दरिया की तह तक पहुँचने और ऊपर तक इसका खूबसूरत स्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत और काम करना पड़ा। इससे न सिर्फ पानी फराहम हुआ बल्कि बिजली भी पैदा की गई। And I've also heard a lot of urban legends, and I call them urban legends about the dam. One of them being that there are people who died here who are still here. I'm pretty sure that's not true, but I'll let you refute that. As you say, that's an urban legend. जैसा कि आपने कहा कि ये सिर्फ कहानियां हैं, उन्होंने कंक्रीट बड़े बड़े ब्लॉक्स की शक्ल में डाली और ये ब्लॉक्स कुछ ज्यादा गहरे नहीं थे। ऐसा कोई इम्कान मौजूद नहीं था कि कोई शख्स इन खोखले ब्लॉक्स में गिर जाए, इसलिए हूवर डैम के किसी ब्लॉक में कोई भी शख्स दबकर दफन नहीं हुआ। इस डैम में बस एक जानदार दफन है, लेकिन वो 2 नहीं 4 टांगों वाला था। डैम के कारकुनों ने एक छोटा काला कुत्ता पाल रखा था। जब लोग ट्रक में बैठकर शहर आते जाते थे तो वो उनके पीछे पीछे चलता था। बदकिस्मती से एक दिन वो एक ट्रक के नीचे आकर मर गया। कारकुनों को उससे इतना प्यार था कि उन्होंने उसे यहीं दफन कर दिया। वहाँ एक तख्ती लगी हुई है जिसे जाकर आप पढ़ सकते हैं। वो तख्ती एक छोटे काले कुत्ते के बारे में है जिसे कारकुन बहुत चाहते थे। Thank you, Rose. सारा, ये है लेक मीड, अमेरिका की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक, और वो भी बनी है हूवर डैम की वजह से। चलो सेल्फीज लेते हैं। ठीक है, आजा। तो शनाली, वेगस से हम आधा घंटा दूर हैं सिर्फ इस वक्त, लेकिन यहाँ पे माहौल ही अलग है, सीन ही अलग है। इतना अलग सीन है, लेकिन सारा हम किसी जगह जा रहे हैं उधर सीन तो और भी अलग है। एग्जैक्टली, हम जा रहे हैं वैली ऑफ फायर यानी आग की वादी में। सारा, हम जल्दी नहीं जाएंगे, वहाँ जाके पता लगेगा। Let's hope not. गाइस, हम वैली ऑफ फायर स्टेट पार्क पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इसका नाम वैली ऑफ फायर क्यों है। इसका रंग बिल्कुल लाल है। ये सब टीले रेत के हैं, डायनासोर के ज़माने से यहाँ पर हैं, और देख सकते हैं हम लोग अपनी आंखों से कि पानी और हवा ने ओवर द इयर्स कैसे कैसे इनके चेहरे बदले। इट्स इनक्रेडिबल, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। सारा, मैं और एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। एब्सोल्युटली, लेट्स गो। सारा, इन पत्थरों को देख के लगता नहीं होगा कि ये कितने डेलिकेट है, लेकिन बहुत ही डेलिकेट इकोसिस्टम है। ये काले धब्बे असल में काले धब्बे नहीं है, स्पेशल टाइप ऑफ ब्लैक एल्गी है जो एक बार डिस्ट्रॉय हो जाए तो 250 साल लगते हैं ठीक होने में। डिस्ट्रॉय होने की तुमने बात की है, तो ये देखें, ये हरकत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इससे ये जगह भी डिस्ट्रॉय हो रही है। और आई थिंक हम सबका ये कलेक्टिव विरसा है जो जेस और रूडी ने खराब किया है। मत कीजिए प्लीज, ऐसा काम मत कीजिए।
सोनाली ऐसे नहीं लगता जैसे ये पहाड़ जिंदा हों बिल्कुल, बिल्कुल और जैसे इनके एकदम से कोई- फॉर्मेशंस बहुत जबरदस्त आई नो, और ऐसे लगता है जैसे ये बिल्कुल अपनी जगह जिंदा खड़े थे और फिर कोई हवा चली जिसने इन सबको इसी जगह पे जमा दिया, फ्रीज कर दिया बिल्कुल। क्योंकि अभी भी इनमें जो लाइंस हैं वो ऐसे लगता है जैसे किसी के एक्सप्रेशंस हों, और मुझे इनको देख के बिल्कुल जैसे हमारे हाथों में लकीरें हैं वो नज़र आ रही हैं इनमें। बिल्कुल सोनाली, तुम किधर हो? सारा कितना क्यूट है, घर बन गए हमारे। हमें अपने रहने को जगह मिल गया। बिल्कुल हाय सारा, सोनाली, तुम नजर आ रही हो मुझे यहाँ से। मैं भी तुम्हें देख सकती हूँ। तुम्हारे मेरे घर के दरमियान में एक खिड़की है छोटी सी। खिड़की है। गाइस, हम बहुत ही इंटरेस्टिंग रॉक फॉर्मेशंस के सामने खड़े हुए हैं जिनको बी हाइव कहते हैं, यानी कि शहद के मक्खी के छत्ते। और जब इनको आप करीब से देखते हैं तो इनमें जो लाइंस हैं उन्हें देख के पता लगता है कि मुख्तलिफ दौर में यहाँ पे कौन सी सैंड कैसे डिपॉजिट हुई और उसने क्या क्या शक्ल इख्तियार की। अमेरिका की एक खुफिया मिलिट्री टेस्ट साइट के कुछ राज खुलेंगे इस ब्रेक के बाद। सोनाली, हाँ सारा, मेरे पास एक सीक्रेट है। क्या सीक्रेट? वो ये कि ये जगह तो काफी कूल है, लेकिन मैं लास वेगस के इस ट्रिप में एक और जगह भी गई तुम्हारे बगैर। कौन सी जगह भाई? तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड देती हूँ। नेवाडा में एक जगह है मिलिट्री की जिसका नाम है नेवाडा टेस्टिंग साइट। यहाँ पे अमेरिकन मिलिट्री पिछले तकरीबन 50 सालों से न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट करती आई है। टॉप सीक्रेट फैसिलिटी है, तुम्हारा तो वहाँ जाना बिल्कुल अलाउड नहीं। लेकिन लास वेगस में बहुत कूल जगह है जहाँ पे नेवाडा टेस्टिंग साइट के कुछ राज लोगों के सामने रखे गए हैं जो मैंने भी जाके देखे। तुम देखोगी? आपको भी दिखाती हूँ, आइए। Mr. Palmer, thank you so much. This looks like a really exciting place. Tell us a little bit about ये बहुत ही जबरदस्त जगह लग रही है। यहाँ म्यूजियम बनाने की क्या वजह थी? यहाँ ये म्यूजियम इसलिए बनाया गया ताकि लोगों को आगाह किया जाए कि हमारे मुल्क में जोहरी हथियार कैसे टेस्ट किए जाते हैं और सर्द जंग में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के हालात कैसे थे। जो लोग ये म्यूजियम देखने आते हैं, आप उन्हें क्या बताने की कोशिश करते हैं? हमारी कोशिश ये होती है कि लोगों को सर्द जंग और इसके बाद के हालात की असल कहानी से आगाह किया जाए। उन्हें उसकी तारीख के बारे में पता चलता है और उन्हें ये भी इल्म हो जाता है कि आज के दौर में हमें जिन खतरनाक हथियारों का सामना करना पड़ रहा है उनसे कैसे निपटा जा सकता है। चूँकि नेवाडा की टेस्ट साइट तक आम लोगों की रसाई नहीं है, तो क्या आप इस बारे में हमें कुछ बता सकते हैं ताकि लोगों को न सिर्फ उस बहुत ही खुफिया मकाम की कुछ मालूमात हासिल हो सके, बल्कि वो उसका कुछ सही तरह से अंदाजा भी लगा सकें। यहाँ 1951 में टेस्टिंग का अमल शुरू हुआ और ये एक बहुत मुख्तसर सदारती हुक्म के तहत हुआ। असल में सदर ट्रूमन ने दिसंबर 1950 में इस टेस्टिंग साइट की मंजूरी दी थी और महज 6 हफ्तों के बाद हमने वहाँ पहले बम का तजुर्बा किया। ऐसा बहुत जल्दी में किया गया और उस वक्त ऐसा करने की अशद जरूरत थी। ये वाकई बहुत दिलचस्प जगह है। मैं म्यूजियम के अंदर चट्टानें, गार और लोगों को देख रही हूँ और ये सब क्या है? हम इस वक्त कहाँ हैं? ये असल में जमीन की सतह पर और जेर जमीन की जाने वाली टेस्टिंग का मिलाप है। यहाँ मौजूद चट्टानें जमीन के बालाई हिस्से की नुमाइंदगी करती हैं और इस वक्त हम उस दौर में तैयार किए जाने वाले जेर जमीन सुरंग के पास हैं। उधर बाएं जानिब मौजूद इंसानी मुजस्मे इस टेस्ट का हिस्सा हैं। ये मुजस्मे जमीन की सतह पर टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किए गए थे जो इंसानों की नुमाइंदगी करते हैं।
क्योंकि हम ये जानना चाहते थे कि बम फटने की सूरत में उस वक्त क्या होता है जब लोग अपने घरों में खाना पका रहे हों या किसी होटल में हों या अपनी कार में सफर कर रहे हों। इस मकसद के लिए जो मैनिक्विन या इंसानी जिसामत के साइज के मुजस्मे इस्तेमाल किए गए वो मुकामी जेसी पैनी से मिलते थे। The local J.C. Penney's department store. So local clothing and department store. The J.C. Penney's people were very जेसी पैनी वाले बड़े मुहिब्बुल वतन थे। जब उन्हें ये पता चला कि हम टेस्ट करने वाले हैं तो उन्होंने हमसे कहा कि अगर आपको टेस्ट के लिए मुजस्मों की जरूरत हो तो हमें ये फराहम करने में बड़ी खुशी होगी। टेस्ट से पहले वो मुजस्मों को ट्रक में लाद कर ले आते और टेस्टिंग साइट पर पहुंचा देते थे। अगर मुजस्मों को टेस्ट में ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता तो वो उन्हें झाड़ पोंछ कर दोबारा अपने स्टोर में सजा देते थे। That's recycling, reusing at its best. It was. मेरा ख्याल है कि उन्होंने उन्हें स्टोर में वापस रखने से पहले उन पर ताबकारी के असरात का टेस्ट किया होगा। And so right now we're going through a real tunnel that was part of the equipment that was used underground. So the transition to underground testing happened because there were too many. ज़ेरे ज़मीन टेस्टिंग इसलिए शुरू की गई क्योंकि बहुत से ऐसे ताबकारी आइसोटोप्स होते हैं जो खुली फिजा में लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं, खास तौर पर स्ट्रोंथियम 90। इसलिए आलमी कम्युनिटी के उन मुल्कों ने जिनके पास जोहरी हथियार थे ये फैसला किया कि वो अपने तजुर्बात जमीन की सतह पर, पानी के अंदर और खला में नहीं करेंगे और ऐसे तमाम तजुर्बात ज़ेरे ज़मीन करेंगे। Right, so it's a little safer for the people who live in the area, but it's really cool. ये एक असली जो ओरिजिनल टनल थी उसका हिस्सा है, हिस्ट्री का हिस्सा है। How old is this? Well, this goes back to probably about 90. इसका ताल्लुक गालिबन 60 की दहाई से है जब ज़ेरे ज़मीन काम शुरू हुआ था, लेकिन वहाँ तजुर्बात 1962 तक शुरू नहीं हुए थे और उन तजुर्बात का आगाज 1962-63 में जाकर हुआ और उस वक्त ये काम सही अंदाज में शुरू हुआ। इस म्यूजियम में लोग सिर्फ न्यूक्लियर टेस्टिंग की हिस्ट्री ही नहीं एक्सपीरियंस कर सकते, बल्कि आप ये भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि अगर एक न्यूक्लियर ब्लास्ट हो तो बंकर के अंदर रहने वालों को कैसा महसूस होगा। ये कमरा एक बंकर की तरह डिजाइन है, चल के एक्सपीरियंस करते हैं इसे। What about the नेवाडा टेस्ट साइट कायम होने से यहाँ के लोगों की सेहत पर क्या असरात पड़े? Well, there was. हमें ये मालूम था कि जमीन की सतह पर टेस्ट करने के कुछ असरात पड़ेंगे। हमने इस खतरे से मुताल्लिक हिसाब लगा रखा था क्योंकि ये तो मुमकिन नहीं है कि इसका कोई असर ही ना हो, लेकिन साइंसदानों ने इसे कम तर सतह और अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश की। जब उन्हें इसमें नाकामी हुई तो उन्होंने मजीद तजुर्बात से ये जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हुआ। इसमें कोई शक नहीं है कि जोहरी तजुर्बात के नतीजे में कुछ लोग मुतासिर हुए क्योंकि हवाओं का रुख उनके इलाकों की जानिब था, मगर साइंसदानों ने जितना मुमकिन हो सका इन टेस्टों से पैदा होने वाली ताबकारी को महदूद रखने की कोशिश की। चुनाली, ये था हमारा अमेरिकी साउथ वेस्टर्न स्टेट नेवाडा से एक आउटडोर एडवेंचर भरा स्पेशल एपिसोड। आपको हमारा एडवेंचर भरा एपिसोड कैसा लगा हमारे फेसबुक और ट्विटर पेज पे जरूर बताइएगा। अगले एपिसोड तक के लिए खुदा हाफिज। A music composer writes the synchronized music score, which can be heard in the background of a motion picture. Laura Karpman earned a Bachelor of Music degree from the University of Michigan and received both a Doctor and Master in Music Composition from the Juilliard School. Ms. Karpman has gone on to compose music for television, video games, as well as feature films, including Black Nativity. Hi, I'm composer Laura Karpman. You're watching Made in Hollywood, and here's a scene from Black Nativity. Mom, when are you coming? Putting this together. The Reverend's putting on his Christmas show. It would mean a lot to him for you to be there. For a film like Black Nativity, which is mostly a musical, what goes into creating a film score? This movie, I think, is a little bit unusual in that regard because the biggest challenge of this movie was adapting the songs so that they would
feel like they were a part of the score, because I think when we go see a movie, we accept the convention that